आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस 11 जून को लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें विरोध में देश भर में पेट्रोल पंप के सामने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेगी। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। देश के कई राज्यों में इनकी कीमत 100 के पार पहुंच गई है। मई के महीने में 17 बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और जून में कीमतों का बढ़ना लगातार जारी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा था। राहुल गांधी ने कहा था कि पेट्रोल पंप पर बिल देते समय आपको मोदी सरकार द्वारा किया गया महंगाई में विकास दिखेगा। तो आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो अब आसमान छूने लगे हैं और इसी को लेकर अब जो विपक्षी दल कांग्रेस है वो अब 11 जून को देश भर में प्रदर्शन करेगी। पेट्रोल पंप के आगे प्रदर्शन किया जाएगा और बता दें कई शहरों में तेल के दाम 100 के पार पहुंच चुके हैं। तो कांग्रेस पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ 11 जून को देश भर के पेट्रोल पंपों के सामने देशव्यापी सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस का कहना है कि तेल की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है और लोगों को पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों में कोई राहत नहीं मिल रही है। तो कांग्रेस ने कहा कि डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी में ट्रांसपोर्टरों के सामने परेशानियां भी लगातार खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं और इसी को लेकर 11 जून को देश भर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता देशव्यापी सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे और पेट्रोल पंप के सामने बैठकर नारेबाजी भी की जाएगी। तो वहीं हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान के अन्य प्रदेशों में इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। और मेरे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे संवाददाता रहमतुल्लाह खान, जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे हैं तेल के, इसको लेकर भी जो कांग्रेस है वो लगातार हमला कर रही है केंद्र सरकार पर और जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी यही कहा था कि जिस तरीके से जो दाम बढ़ रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, इसको लेकर भी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके परेशानी खड़ी हो रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि 11 जून को कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल क्या कुछ रणनीति बन रही है कांग्रेस की? महंगाई के तमाम जो महंगाई चल रही है देश भर में, इसके खिलाफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो है निर्णय लिया है और राजस्थान कांग्रेस कमेटी को निर्देश दिया है कि राजस्थान की प्रदेश भर में सभी जिला और ब्लॉक स्तर पर जो पेट्रोल पंप है वहां पर जिला कांग्रेस कमेटी प्रदर्शन करेगी। पेट्रोल पंप के सामने तख्तियां लेकर के प्रदर्शन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी, कोरोना गाइडलाइन की पूर्णतः पालना की जाएगी और नारेबाजी भी करेंगे। सभी जिलाध्यक्ष उससे पहले पूरी रणनीति बना रहे हैं। 11 जून को जो है ये प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर के तमाम जो जिलाध्यक्ष है उससे पहले मीटिंगें ले रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐलान किया है, कल उन्होंने बताया है कि इस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आसमान के भाव छू रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है जनता के प्रति जो गलत रुख अपना रही है, इसके प्रति वो जो कांग्रेस विरोध करेगी। सभी जो पेट्रोल पंप है उस पर तख्तियां लेकर के इस तरीके से जो है विरोध करेगी कांग्रेस। बिल्कुल, और इसको लेकर भी पीसीसी चीफ ने ऐलान कर दिया था। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता से विरोध प्रदर्शन करेंगे। रहमतुल्लाह खान, जो कांग्रेस कार्यकर्ता है कितनी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो बाहर निकलेंगे, कैसे प्रदर्शन करेंगे, क्या कुछ तैयारी की जा रही है प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस की तरफ से? देखिए, सभी जिला अध्यक्षों को गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष ने जो है निर्देश दिए। उससे पहले वर्चुअल बैठक करेंगे प्रदर्शन से पहले, उससे रणनीति बनाई जाएगी। तीन पेट्रोल पंप पे कितने कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, ब्लॉक स्तर पर जो पेट्रोल पंप है या फिर जिला स्तर पर जो भी पेट्रोल पंप है उन पर जो है ये कांग्रेस जो प्रदर्शन करेगी। उससे पहले रणनीति बनाई जाएगी। आज से 10 जून तक यानी आज कल 2 दिन में जो मीटिंग है आयोजित की जाएगी, उसके बाद में ये जो है प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। रहमतुल्लाह खान, क्या आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई मीटिंग कर सकते हैं इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मीटिंगें करते हैं, रिव्यू मीटिंग भी लेते हैं। तमाम जो मुद्दों पर जो केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से हर चीज, कोई भी मुद्दा आता है उसको लेकर के मीटिंग करते हैं। अभी फिलहाल जो कोरोना से पूरे प्रदेश की जनता जूझ रही थी, उसको लेकर के लगातार मीटिंग कर रहे हैं।
तो बिल्कुल कोविड को ख्याल रखते हुए यहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं और आज भी तेल के दाम बढ़ गए हैं, जहाँ पर पेट्रोल की जो दाम है वो 25 पैसे प्रति बढ़ा दिया गया है, तो वहीं पर डीजल पर 26 पैसे बढ़ गए हैं। इसको लेकर अब कांग्रेस 11 जून को विरोध प्रदर्शन करेगी। अलग अलग जगहों पर यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए रहमतुल्लाह खां, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे देते रहेंगे। आपको बता देते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। कई स्टेट ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच गए हैं। इसी को लेकर अब कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करेगी, सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पेट्रोल पंप के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता कोविड की गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए प्रदर्शन करेंगे। तो तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बीते दिनों मोदी सरकार पर हमला बोला था और कहा था कि मोदी सरकार का महंगाई वाला विकास पेट्रोल पंप पर बिल देते समय दिखाई देता है। उन्होंने ट्वीट करके भी तंज कसा और कहा कि कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पेट्रोल पंप पर बिल देते समय आपको मोदी सरकार द्वारा किया गया महंगाई में विकास दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे अनूप चंद्र पांडे देश के नए इलेक्शन कमिश्नर होंगे। अनूप चंद्र 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। फरवरी 2019 में ही वह रिटायर्ड हुए थे। हालांकि योगी सरकार ने उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव भी रह चुके हैं और 12 फरवरी को पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा के रिटायर्ड होने के बाद से 3 सदस्यीय कमिश्नर में एक पद खाली था। अरोड़ा के बाद फिलहाल सुशील चंद्रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जबकि राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर काम देख रहे हैं। अनूप चंद्र पांडे की नियुक्ति के बाद तीनों पद भर गए हैं। मुख्य सचिव रहते हुए अनूप चंद्र पांडे ने कई अहम कामों में योगदान दिया है। 2018 फरवरी में लखनऊ में हुए इन्वेस्टर समिट कराने में अनूप चंद्र पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और साथ ही किसानों की कर्ज माफी और कई दूसरी बड़ी योजनाओं को पूरा करने में भी उनका रोल रहा है। तो आपको बता दें कि पूर्व मुख्य सचिव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अनूप चंद्र पांडे नए इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर अनूप चंद्र पांडे को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जहां पर उनको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। और इसको लेकर जो 3 पद खाली थे, अब वो तीनों, एक पद खाली हुआ था जिसमें अब तीनों पद भर चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश के कैडर के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को अब इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे को देश का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। और वहीं आपको बता दें कि अनूप चंद्र 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और साथ ही उन्हें 47 साल की भारतीय प्रशासनिक सेवा का अनुभव भी खासा है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनूप चंद्र पांडे को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। आपको बता 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बनने के बाद अनूप चंद्र 2019 अगस्त महीने पद पर रह चुके थे और वहीं इन दोनों एनजीटी में यूपी निगरानी समिति के मौजूदा सदस्य भी हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अनूप उत्तर प्रदेश में बड़ी और महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं। तो नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई। और वह बता दें आपको कि अनूप चंद्र पांडे की चुनाव आयोग और तौर पर नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना बीते दिन जारी कर दी गई थी और इसमें स्पष्ट बता दिया गया था कि आर्टिकल 324 के खंड के 2 के तहत अनूप चंद्र पांडे को उस दिन निर्वाचन आयुक्त पद का नियुक्त किया जाता है जिस दिन वो अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर अनूप चंद्र पांडे को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि अनूप चंद्र पांडे की नियुक्ति के बाद चुनाव आयोग में सदस्यों की संख्या एक बार फिर से फुल हो गई है। तीनों ही पद यहाँ पर
भर चुके हैं। सुनील अरोड़ा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद साल 2021 में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं रिटायर्ड आईएएस राजीव कुमार एक अन्य चुनाव आयुक्त भी हैं और अब तीसरा पद भी भर चुका है अनूप चंद्र पांडे के आने की वजह से, तो यानी तीनों ही पद अब यहां पर भर चुके हैं। और आपको बता दें कि अनूप चंद्र पांडे कई जिलों के डीएम भी रह चुके हैं और उन्होंने कई बड़े काम भी किए हैं और जहाँ तक कि जिस तरीके से बजट में भी उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा, किसानों के लिए जो बजट बना था उसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान भी रहा था। तो बता दें आपको कि 37 साल तक उत्तर प्रदेश में अलग अलग पदों पर भी रहे हैं अनूप चंद्र पांडे और साल 2019 को यूपी के मुख्य सचिव पद से रिटायर्ड हुए। वहीं अनूप चंद्र कई मंडलों के कमिश्नर रह चुके हैं, तो वहीं कई जिलों के डीएम भी अनूप चंद्र पांडे रह चुके हैं। तो यहां पर अब इनको एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आई है। अगले लोकसभा चुनाव से पहले इनका कार्यकाल होगा। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। आपको बता लोकसभा चुनाव में इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी भी रहेगी, इसको लेकर वह पूरी जिम्मेदारी को संभालेंगे। हालांकि इन्होंने जितने भी पदों पर रहे इन्होंने अपने काम बड़ी ही बखूबी के तरीके से किए हैं और इसको लेकर सरकार ने इनको एक और बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, जहां पर अब इनको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक बातचीत करने के लिए लखनऊ से विवेक तिवारी जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ। विवेक जी, अनूप चंद्र पांडे को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है जहां पर उनको इलेक्शन कमीशन बना दिया गया है। जी हाँ, जो नवीन अरोड़ा के सुशील अरोड़ा के जाने के बाद 12 फरवरी से ये जगह खाली थी और उसके बाद अनूप चंद्र पांडे को वहां पर नियुक्त किया गया है, इलेक्शन कमिश्नर हो गया। अब जो इलेक्शन कमीशन था वो पूरा हो गया है, यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर उसमें हो गए हैं। अनूप चंद्र पांडे 1984 बैच के आईएएस अफसर हैं, उत्तर प्रदेश कैडर के, मूल रूप से चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और 2019 में ये रिटायर हो गए थे। उस वक्त ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हुआ करते थे। 6 महीने का इन्हें एक्सटेंशन भी मिला था। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के बड़े पदों पर वो रहे हैं, केंद्र सरकार के भी बड़े पदों पर रहे हैं। अब जो आने वाले चुनाव होंगे, यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव जो अगले वर्ष होने हैं, वो उसमें अनूप चंद्र पांडे की मुख्य भूमिका रहेगी इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर। और जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें भी अनूप चंद्र पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और लोकसभा चुनाव होने तक वो इलेक्शन कमिश्नर बने रहेंगे। अनूप चंद्र पांडे काफी पढ़े लिखे अफसर हैं, बीटेक हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, इसके अलावा एमबीए की डिग्री भी इन्होंने ले रखी है, फिलोसफी से डीलिट करके रखा हुआ, डॉक्टरेट करके रखा हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री में मास्टरी करी हुई है। तो काफी पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान है और ईमानदार अफसर के तौर पर उनकी उत्तर प्रदेश में पहचान है। उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक भी रहे हैं और बहुत बड़े बड़े पदों पर उत्तर प्रदेश में और केंद्र सरकार के पदों पर कार्यरत रहे हैं। बिल्कुल, और इसी के तौर पर सरकार ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी है और इसी को बताया जा रहा है कि लगभग 37 साल तक वो कई पदों पर भी रह चुके हैं, वो कई जिलों के डीएम भी रह चुके हैं और उनके जो कार्य रहे काफ़ी ईमानदारी वाले कार्य भी रहे, वो काफ़ी ईमानदार भी माने जाते हैं, ईमानदार व्यक्ति माने जाते हैं और इसी को लेकर सरकार ने उनको तैनात कर दिया है। आपको बता दें कि वो अब इलेक्शन कमीशन बना दिए गए हैं। विवेक जी, साफ तौर पे जिस तरीके से देखा जाता है कि जितने भी अफसर होते हैं कहीं पर किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लेकिन अनूप चंद्र पांडे कह सकते हैं कि स्वच्छ और साफ सुथरी छवि के माने जाते हैं। जी बिल्कुल, काफी साफ सुथरी छवि है, ईमानदार अफसर के तौर पर उत्तर प्रदेश में इनकी पहचान रही है। और जो योगी सरकार 2017 में बनी और बनते ही जो सबसे मुश्किल काम था वो करीब 86 लाख किसानों की कर्ज माफी का, वो अनूप चंद्र पांडे के जिम्मे आया था और उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी और उसको बड़ी सफाई से और बहुत पेशेवर तरीके से उन्होंने अंजाम दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, खास तौर से जो प्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश में ला करके यहाँ इन्वेस्टमेंट कराए जाने का एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वो अनूप चंद्र पांडे की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में किया गया। तो काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इनको मिली हैं और बड़े बड़े टास्क इन्होंने हैंडल किए हैं, उसको एग्जीक्यूट किया है उत्तर प्रदेश में।
और ये माना जा रहा है कि अब जो इलेक्शन कमिश्नर की नई जिम्मेदारी है उसका भी वो उसी तरह से निर्वहन करेंगे, क्योंकि अगले ही साल 5 राज्यों के चुनाव, जिसमें एक उनका राज्य भी है जहां जिस कैडर के वो IAS अफसर है, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा चुनाव होता है। लगभग राष्ट्रीय चुनाव जैसी हैसियत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की होती है, तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी। और उसके आगे जब 2024 का लोकसभा चुनाव देश में होगा, उस वक्त भी अनूप चंद पांडे इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमीशन में अपनी भूमिका को अंजाम देंगे। बिल्कुल, तो आने वाले चुनावों में आने वाले चुनावों में अनूप चंद्र पांडे की जो भूमिका है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम भी मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए। तो देश में कोविड की दूसरी लहर ढलान पर है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपनी तैनाती को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। इसके साथ ही चीनी वायु सेना ने हाल ही में भारतीय सेना के करीब एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया। इस अभ्यास के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया है कि चीनी वायुसेना के 20 से अधिक लड़ाकू विमानों ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के सामने हुए युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया। सूत्रों ने कहा है कि यह युद्ध अभ्यास उसी एयरबेस से किया गया है जहां से पिछले साल पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने अपने जवानों को सारी मदद पहुंचाई थी। सूत्रों ने कहा कि भारत ने अपनी उच्च तैयारियों को बनाए रखने का लिए उत्तरी सीमाओं में राफेल लड़ाकू विमान सहित अपने लड़ाकू विमान बेड़े को भी सक्रिय कर दिया है। और साथ ही साथ भारत की नजर लद्दाख के सामने चीनी सीमा में स्थित काशगर, होतान, नागारी गुनसा और शिगात्से, लिहासा, गोंकर, नियंगची और चमड़ो पंगटा एयरबेस पर है। और मेरे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए रिटायर्ड जनरल है नीलेंद्र कुमार। नीलेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, आपकी आवाज मिल रही है जी। सर बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से कोविड का जो ग्राफ था वो लगातार कम हो रहा है, क्योंकि देश अब कोविड से कहीं ना कहीं निजात पाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन बॉर्डर्स पे कहीं ना कहीं जो चीन और भारतीय सेना है वो युद्ध अभी भी लगातार बरकरार है, टकराव अभी भी लगातार बरकरार है, तनाव अभी भी बना हुआ है। अभी भी ये कह सकते हैं चीन है जो अपनी बातों से ना तो पीछे जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये भी होती है जिस तरीके से एक भारतीय सेना की जिम्मेदारी होती है कि अपने देश को सुरक्षित रखना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीनी है उनके सैनिकों की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि उनके जो सैनिक है वो अब पूर्वी लद्दाख पर पहुंच रहे हैं, वहां पर तैनात कर दिए जा रहे हैं। भारतीय कितने सुरक्षित रहें, किस तरीके से एहतियात बरतें और किस तरीके से चीन को मात दे सकते हैं? इस समय पूर्वी लद्दाख में सीमा पर स्थिति जी पूर्ण है। भारतीय सेना इस पर नजर रखे हुए है। विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि पहले की अपेक्षा इस समय लद्दाख क्षेत्र में चीनी वायुसेना ज्यादा आक्रामक भूमिका की तैयारी कर रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले वर्ष जो मुठभेड़ हुई थी वो एक इन्फेंट्री बटालियन की टुकड़ी और इन्फेंट्री की सेना के बीच में था। लेकिन इस समय देखने वाली बात यह है कि वायुसेना और उनके जो लड़ाकू विमान हैं उनकी गतिविधियां तेज हो गई हैं। ये उनके ट्रांसपोर्ट विमान नहीं है, तो ये नहीं है कि वो कुछ रसद पहुंचा रहे हैं, गोला बारूद पहुंचा रहे हैं। ये लड़ाकू विमान है, इनकी रेंज अधिक है। जो इन्होंने एयर स्ट्रिप्स बनाई हैं तो वो सीमा के नजदीक हैं, तो वहां से उड़ान करके ये विमान भारतीय सेना में अंदर तक आकर के अपना रोल पूरा कर सकते हैं। तो इससे जाहिर है कि जो वायुसेना है चीन की, वो उसके इरादे
उनके प्लान्स आक्रामक भूमिका के लिए हैं, वो सक्रिय हैं और उन्होंने नई एयर स्ट्रिप्स बनाई हैं। विमानों की संख्या जो एयरफोर्स चीन की है वो संख्या बढ़ी है। तो इन सब चीजों की ओर भारत को नजर रखना है। शिंगात्से, चमरू की जो एयरफील्ड है विशेष रूप से कि कहां तक इनके विमान भारतीय सीमा का अतिक्रमण करके मार कर सकते हैं। तो इन सब मुद्दों पर मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी फौज भी इनके बारे में निगरानी रखे है और काउंटर मेजर्स लेगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये गतिविधियां जो वहां पर हैं ये सामान्य नहीं है, ये कोई प्रतिवर्ष होने वाला सैनिक अभ्यास नहीं है, बल्कि कोई एक बड़ी भूमिका की तैयारी में चीन की वायुसेना और चीन की सेना लगी हुई है। सर, जिस तरीके से एलएसी पर लगातार हलचल पैदा होती जा रही है, लगातार हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये जो गतिविधियां हैं वो भी बढ़ रही, ये गतिविधियां क्या संकेत देती हैं? मेरे अनुमान से ये स्पष्ट है कि पिछली बार जो दोनों पक्षों के बीच में आमना सामना हुआ, उस मुठभेड़ का जो आउटकम निकला, संभवतः चीन उससे संतुष्ट नहीं है और उनकी आक्रामक एग्रेसिव पोस्चर हमेशा रहा है। वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं। सबको पता है किस तरह से चीन तिब्बत में आया और उसके बाद भारतीय सेना पर और भूटान के बॉर्डर पर भी उन्होंने किस तरह से अपने इरादों को जाहिर किया है। तो इससे स्पष्ट है कि चीन इस समय सकारात्मक आक्रामक भूमिका में है। वो भारतीय पक्ष को प्रवोक भी करना चाहता है और देखना चाहता है, आजमाना चाहता है कि कहां तक हम लोग इसका जवाब देंगे, किस रूप में जवाब देंगे और किस स्तर, किस एक्सटेंट तक जवाब देंगे। तो भारतीय सेना के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण मौका है। इस पर पूरी नजर रखनी है और उसके अनुसार अपनी जो ऑपरेशनल प्लान्स हैं उसमें वांछनीय परिवर्तन जिनकी अगर आवश्यकता है वो किए जाने चाहिए और देश की सीमा की सुरक्षा किसी भी कीमत पर हमको करनी है। बिल्कुल, और इसी के तौर पर, एहतियात के तौर पर यहाँ पर भारत ने भी अपने राफेल तैनात कर दिए हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए। जी, तो आपको बता देते हैं कि एलएसी पर लगातार हलचल बढ़ती जा रही है, जहाँ पर गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। इसको लेकर अब भारतीय सेना ने भी राफेल तैनात कर दिए हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।